नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को पंजाब में रोके जाने को लेकर देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। इसी कड़ी में झारखंड में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन दिखाया है और आज राजभवन के समक्ष बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय मौन धरना दिया और पंजाब सरकार और कांग्रेस के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री के काफिले को रोका गया वो बताता है कि कांग्रेस की मानसिकता आखिर क्या है। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार पीएम की सुरक्षा में चूक की ये तस्वीर जो सामने आई थी। उसके बाद रांची में राजभवन के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन दिख रहा है। सभी मौन हैं और आक्रोश इस बात को लेकर है कि आखिर किस तरह की मानसिकता कांग्रेस की है। देश के प्रधानमंत्री होते हैं चाहे कोई भी हो, तो मुझे लगता है देश आज़ाद होने के बाद पहली बार इस प्रकार की घटना घटी है और एक एक जनता पे के मन में आक्रोश है। आज लोग कांग्रेस के प्रति काफ़ी गुस्से में हैं और जिस प्रकार के कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आचरण किया है और उसी प्रकार का आचरण यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करने लगे हैं तो मुझे लगता है कि वो शायद घर से भी निकल नहीं पाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा उजागर हुआ है भारतीय जनमानस में और नरेंद्र मोदी जी देश के धरोहर हैं। उनकी सुरक्षा में चूक कोई छोटी मोटी चूक नहीं है, इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। वहीं धनबाद में भौरा ओपी क्षेत्र 4A के पास ठाकुर बस्ती देर रात बम धमाकों से दहल उठा। धमाकों से भयभीत लोग घरों से निकल आए। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बम के अवशेष जब्त किए। बताया ये जा रहा है कि ठाकुर पट्टी के पास ही आउटसोर्सिंग कंपनी है। वहीं बस्ती में 6 परिवार रह रहे हैं जो मुआवजा और विस्थापन से जुड़े विवाद को लेकर बस्ती खाली नहीं कर रहे। बस्ती का बिजली कनेक्शन भी 2 महीने पहले काट दिया गया था। लोगों का आरोप है कि आउटसोर्सिंग कंपनी उन्हें डरा धमकाकर भगाना चाहती है ताकि कोयला निकालने में सुविधा हो सके। लोगों की मांग यह है कि वे विस्थापन के बाद बेहतर सुविधा मिलने से खुद चले जाएंगे, लेकिन तब तक पुलिस उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए। 2 बार बम धमाका हुआ था। यहाँ आवाज़ बहुत जोरदार था। बाहर निकले तो देखे हम लोग के यहाँ पे सुतरी उतरी पड़ा हुआ है, नीचे बिखरा हुआ है ज़मीन पर। और बाहर निकलते ही हम लोग देखे कि यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ तो लाइट है भी नहीं लगभग 1.5-2 महीना से, लेकिन जितना दिन भी यहाँ थोड़ा सा कम से कम ठीक से रहें और हम लोग किसी तरह यहाँ से हट जाएं। और अब बात कोरोना के बढ़ते संक्रमण की। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,704 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ राज्य में एक्टिव केस की संख्या 14,255 तक पहुंच गई है। इसमें रांची में 1,309 संक्रमित मिले हैं। रांची में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 5,819 तक पहुंच गई है। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। 6 जनवरी 2022 तक राज्य में कोरोना एक्टिव केस की संख्या की बात करें तो 14,000 के पार ये पहुंच गई, जबकि 1 दिसंबर 2021 को राज्य में मात्र 94 एक्टिव केस थे। और कोरोना संक्रमण की रफ्तार हर किसी को डरा रही है। राजधानी रांची में हाल के दिनों में लगातार 1000 से ऊपर कोरोना संक्रमितों के मामले सामने आ रहे हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि स्थिति काफी ज्यादा भयावह है। कोरोना संक्रमण पर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। कोरोना संक्रमण के मामले प्रदेश भर में लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहीं राजधानी रांची में लगातार 1000 से ऊपर संक्रमण के शिकार जो लोग हैं वो पाए जा रहे हैं। और ये कहीं न कहीं रांची या फिर कहा जाए तो प्रदेश के लिए एक भयावह स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार लोगों के संक्रमित होने से एक तरह से कहा जाए तो लोगों में भी डर का माहौल है। बावजूद अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन भी नहीं कर रहे हैं। देख रहे हैं कहीं कहीं शहर में लापरवाही आपको भी दिखाई देती होगी। क्या कहना चाहिएगा इस विषय पर? कहना यही है कि
अभी ये जो स्थिति है वो स्थिति में सभी को मास्क लगा के रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। कम से कम भीड़ भाड़ वाला एरिया को में नहीं जाना चाहिए। इस तरफ से जो सख्ती की गई है ठीक है कि उसके और ये जो सख्ती किया गया है ना, कम से कम एक दिन का लॉकडाउन होना चाहिए और ये 6 बजे करना चाहिए। 8 बजे तो ऐसे भी नॉर्मल सभी दुकान बंद ही होता है, तो ऐसे में तो कोई स्थिति का कोई माने इसका कोई माने क्या बोले, इसका कोई लागू का कोई मतलब ही नहीं है। तो जाहिर तौर पर जो स्थिति है आप किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि लगातार संक्रमण जो है वो बढ़ता जा रहा है, लोग लापरवाह तो है। लोग तो लापरवाह है ही है। देखिए जैसे अभी देखिए लोग पूरा मतलब बिना मास्क में ही घूम रहे हैं। सरकार का इतना दिशा निर्देश है, प्रशासन के तरफ से भी इतना मतलब है कि पालन हो रहा है, आदेश हो रहा है, तो भी पब्लिक नहीं मान रहा है। तो सरकार तो जागरूकता अभियान चला ही रही है। लॉकडाउन करना कोई समस्या का समाधान नहीं, उसी में जीना भी है। 50 में कम से कम देखिए 10 मास्क लगी हुई है, बाकी मतलब 40 मास्क नहीं लगी हुई है, तो उसमें जागरूकता भी होना चाहिए और मास्क सबको पहनना जरूरी है और थोड़ा भीड़ भाड़ से कंट्रोल होना चाहिए। और थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी जैसा भी जागरूकता कर रही है गवर्नमेंट, तो पब्लिक को और गवर्नमेंट को दोनों को एक दूसरे से साथ देना चाहिए। लोगों में जागरूकता तो है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रहा है, उसकी मॉनिटरिंग करनी जरूरत है और इसे लेकर प्रशासन को भी और भी सख्त होना होगा। तो देखना होगा प्रशासन की सख्ती कब तक नजर आती है, इसका हमें भी इंतजार है। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। वहीं झारखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार की तैयारी पर सत्ताधारी दल के अंदर से सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक बंधु तिर्की ने इस बाबत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा। पत्र में बंधु तिर्की ने कहा कि राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को बेहतर बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इटकी सेनेटोरियम में अब तक 300 बेड का डेडिकेटेड अस्पताल तक नहीं होना चिंता का विषय है, जबकि मुख्यमंत्री ने खुद 3 माह के अंदर इसे पूर्ण करने का आदेश दिया था। तीसरी लहर आने की संभावना, ये तो सभी लोगों को शंका थी, आशंका बनी हुई थी। आपका समय भी काफी मिला। इटकी में 300 बेड को पूरा ऑक्सीजन युक्त सारे चीजों से उसको लैस किया जाएगा की बात भी आई थी, अभी तक नहीं होना, ये चिंता का विषय है। मेरा सरकार को पत्र के द्वारा ये भी मैंने आग्रह किया और अभी भी मैं आग्रह करूंगा प्रशासन, जिला प्रशासन से भी कि अविलंब उसको संज्ञान में ले और वहां समुचित व्यवस्था किया जाए। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद लगता है रांची पुलिस को अस्पतालों से अधिक खुद के क्वारंटीन सेंटर पर अधिक भरोसा है और इसी की वजह है कि रांची में कूटे इलाके के विस्थापित कॉलोनी में पुलिस का क्वारंटीन सेंटर फिर से एक्टिव हो गया है। इस सेंटर से अब तक 700 से अधिक पुलिसकर्मी कोरोना की पहली और दूसरी लहर में स्वस्थ होकर निकले थे। ऐसे में तीसरी लहर को देखते हुए शुरुआती दौर में यहां पर 50 बेड की व्यवस्था की जा रही है। वहीं आपात स्थिति के लिए 50 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगाए गए हैं। यहां डॉक्टर्स तैनात रहेंगे, वहीं नर्स की भूमिका जवान ही निभाएंगे। रांची के ग्रामीण एसपी ने बताया कि जवानों के संक्रमित होने की आशंका को देखते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। हमारे पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी सेवा के क्रम में, ड्यूटी के क्रम में अगर अपने आप को अनिजी महसूस करते हो, सर्दी खांसी बुखार का एहसास उनको अगर हो रहा हो, तो उनको आइसोलेट करके इमीडिएट हम लोग अपना कूटे जो जगह है, हम लोग पहले से ही आइसोलेशन सेंटर बना हुआ है, वहां पर 50 बेड का व्यवस्था हम लोगों ने कर रखा है, जहां पर्याप्त मात्रा में दवाएं हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर है, हमारे लोग हैं, डॉक्टर हैं, कंपाउंडर दिया हुआ है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए जामताड़ा सदर अस्पताल में 20 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड बनकर तैयार है। आपको बता दें कि इससे पहले सदर अस्पताल में बच्चों के इलाज की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन अब अस्थायी तौर पर पीडियाट्रिक वार्ड बनाया गया है ताकि बच्चों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सके। वार्ड को कार्टून कैरेक्टर से सजाया गया है। वहीं हर बेड तक ऑक्सीजन पाइपलाइन के इंतजाम भी किए गए हैं। 20 बेड का है, उसमें ऑक्सीजन पाइपलाइन है और कंसंट्रेटर की सुविधा रहेगी, वेंटिलेटर की सुविधा रहेगी, आवश्यकता अनुसार सिलेंडर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। 3 लेयर्ड ऑक्सीजन की सुविधा है, मतलब कि पाइपलाइन की सुविधा
दूसरा हमारा कंसंट्रेटर है, वेंटिलेटर की आवश्यकता होगी तो वो भी चलेगा। जामताड़ा सदर अस्पताल में बच्चों के लिए पेडियाट्रिक आईसीयू वार्ड बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि इस वार्ड को आकर्षक बनाने के लिए यहाँ पे चाइल्ड फ्रेंडली बनाने के लिए टॉम जेरी, छोटा भीम, मोटू पतलू, मिक्की माउस सहित कई कार्टून कैरेक्टरों को दीवारों पर उकेरा गया है ताकि बच्चे अगर कोविड महामारी से ग्रसित होकर यहाँ भर्ती होते हैं तो उन्हें किसी भी तरह का बोरियत का अनुभव ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुल 20 बेड लगाया गया है। इस बेड तक भी ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पाइप लगाया गया है ताकि किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति से निपटा जा सकेगा। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि बच्चों के लिए कोविड की लड़ाई लड़ने के लिए जामताड़ा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जा चुकी है। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज़ 18 जामताड़ा। और एक तरफ जहां कोविड को लेकर शैक्षणिक संस्थान बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं तो दूसरी ओर इसके बावजूद कोडरमा में कई शिक्षण संस्थान का संचालन किया जा रहा है। इसकी जानकारी मिलते ही नगर प्रशासन और तिलैया थाना प्रभारी ने ओवरब्रिज के पास चल रहे कोचिंग संस्थानों में छापेमारी की। प्रशासन की टीम के पहुंचते ही वहां अफरा तफरी का माहौल दिखा। छापे के विरोध में कोचिंग संचालक प्रशासन से उलझते नजर आए। जांच के दौरान जिन बिल्डिंग में कोचिंग चल रही थी वो सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे, जिसके बाद कोचिंग संस्थानों को सख्त हिदायत दी गई। साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने की नसीहत दी गई। 3-4 कोचिंग्स में कुछ बच्चे पाए गए, 8-10 बच्चे, कुछ बच्चे छिप भी रहे थे ऊपर जाकर। तो कोचिंग संस्थान के कुछ मालिक जो हैं वो अपना विरोध दर्ज कर रहे थे, तो उनके विरोध को हमने संज्ञान में लिया है। लेकिन चूंकि अभी कोरोना की तीसरी लहर आने की पूरी संभावना है और कोचिंग में भी कई बच्चे एक जगह समूह में इकट्ठा होते हैं, तो किसी भी हाल में ऑफलाइन कोचिंग जो है वो नहीं करने दी जाएगी। सरकार के दिशा निर्देश में भी इसका स्पष्ट प्रावधान है। ऑनलाइन कोचिंग जो है वो जारी रह सकती है, तो उन्हीं क्लासरूम्स को ऑनलाइन कोचिंग के लिए शिक्षक इस्तेमाल कर सकते हैं। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बढ़ती ठंड और तापमान में लगातार गिरावट का सबसे अधिक असर कोडरमा में देखा गया, जहां सुबह से ही पूरा कोडरमा जिला कोहरे की चादर में लिपटा दिखा। कोहरे की वजह से आम जनजीवन पर भी असर दिखा। लोगों को गाड़ी चलाने में काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं हाड़ कपाती ठंड से बचने के लिए पूरे गर्म कपड़े भी पहने दिखे। घने कोहरे की वजह से एनएच पर भी गाड़ियों के पहिए और रफ्तार दोनों थमे नजर आ रहे हैं। घने कोहरे की वजह से सड़क पर 100 मीटर तक देखना मुश्किल हो रहा है। ये आगे के सामने का जो फ्रंट है वो दिख नहीं रहा है, वो ऐसा इतना ज़्यादा हो गया है। साथ में ठंड भी, कंपन भी ज़्यादा है। कैसे चला रहे हैं गाड़ी? अब देख ही रहे हैं कैसे चला रहे हैं। हाथ में दस्ताना से सब पूरा डिटेल लगा के चलाना पड़ता है। सब कुछ व्यवस्था अपना लेके पूरा ओके करके व्यवस्था चलना पड़ता है। और धनबाद में गोविंदपुर की जंगलपुर की अंजुम आरा की पिछले दिनों हत्या कर दी गई थी। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया था, जिसके बाद हत्या के एक आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और गोविंदपुर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की ओर से आश्वासन के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती दिखी, तो ग्रामीणों ने खुद हत्या आरोपी एक व्यक्ति को पकड़ लिया। आपको बता दें कि 30 दिसंबर को विवाहिता के परिजनों ने शव के साथ गिरफ्तारी करने की मांग को लेकर हंगामा और प्रदर्शन भी किया था। बार बार कह रहे थे कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और बख्शा नहीं गया। एकदम सजा होगा, जबरदस्त सजा होगा। आज तो एक तो गिरफ्तारी हुआ, फिर गिरफ्तारी होगा हमारा गांव का, खास करके रफीक का और लड़की के बाप का, इसमें अहम भूमिका है। फिर हमारे गांव का नूर का, मुमताज का, अफजल का, सबका भूमिका है। बाद में हम लोग खबर हुआ, हम लोग भी गए, पुलिस भी गई और इसको आज जो है पकड़ा। और पाकुड़ के पाकुड़िया प्रखंड का आदिवासी बहुल गांव राजबाड़ी गीतल टोला में आज भी लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। लगभग 1000 की आबादी वाले इस गांव में पीने के पानी के लिए लगा एकमात्र चापाकल वर्षों से खराब पड़ा है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। यहां लाखों खर्च कर बनी पाइपलाइन जलापूर्ति भी महीनों से खराब पड़ी है। ऐसे में इस कोरोना काल में दूषित कूप ही 1000 लोगों की प्यास बुझा रहा है।
थे उतना दिन से एक ही भी कुआं है हम लोग का यहाँ। बस यही कुआं है? यही कुआं है। और गर्मी में भी इसी का पानी पीते हैं? इसी का पानी पीते हैं, गर्मी में पूरा पानी सूख जाता है। और सरकार आप लोगों के लिए चापाकल नहीं बनाया? चापाकल नहीं बनाया, हम लोग बहुत बार एप्लीकेशन दे चुके हैं ब्लॉक में भी। हानिकारक तो है, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी है। एक ही कुआं है, इसी से हम लोग काम चलाते हैं। और यहाँ जो चापाकल है वो खराब है क्या? खराब है। और सप्लाई वाटर? सप्लाई वाटर भी खराब है बहुत दिन से। हम लोग के गांव में पानी की बहुत समस्या है जी। हम लोग एक कुआं खोद के बनाए हैं, जिसके सहारे हम लोग जी रहे हैं। अच्छा। और चापाकल कितना है दादा यहाँ? चापाकल भी है एक ठो, वो भी खराब हो गया है। गांव का आबादी कितनी है? गांव की आबादी 1000। वहीं जमशेदपुर में चाकुलिया लैंपस का विधायक समीर महंती ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई खामियां मिलने पर लैंपस के गोदाम को सील कर दिया गया। दरअसल गोदाम में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगने और लैंपस रजिस्टर में गड़बड़ी पाकर विधायक भड़क उठे। आपको बता दें कि चाकुलिया प्रखंड कार्यालय से सटे लैंपस परिसर में विधायक समीर महंती ने धान खरीद केंद्र का उद्घाटन किया था। उद्घाटन के दिन विधायक ने बीसीओ को लैंपस परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगवाने की निर्देश दिए थे, जिसके बावजूद आज तक कैमरा नहीं लग पाया। जिस दिन उद्घाटन किया हम उसी दिन बोले हैं कि फीता काटने का हमको शौक नहीं है, किसान के लिए कर रहे, किसान को इसका लाभ मिलना चाहिए। और रोचक निरीक्षण में आज आए हम लोग और आके लम्स में हम लोग धावा मारे तो हम पूछे कितना ये हुआ है, तो वो कुछ किसान का नाम दिखाए और वहाँ पर बोले कि 1026 कुंटल खरीदा गया है, जबकि वहाँ किसान का सिग्नेचर नहीं, किसान का फोन नंबर नहीं, उसका फादर का नाम नहीं है। और बोकारो सदर अस्पताल में एक बार फिर लापरवाही देखने को मिली है। सदर अस्पताल के बाथरूम, गैरेज और 2 कमरों में लाखों रुपए के दवाओं के बर्बाद करने की बात फिर से सामने आई। इसमें एंटी रैबीज, पैरासिटामोल जैसी दवाई एक्सपायर हो गई। साल 2020 और 21 के कोरोना काल में जितनी दवाई गैरेज और कमरों में सड़ा दी गई, उतनी दवाओं से 5 से अधिक मेडिकल दुकानें खुल सकती थी। जब इस बात की जानकारी बोकारो के उपायुक्त को मिली तो उन्होंने बोकारो के डीटीओ को अस्पताल जांच के लिए भेजा, लेकिन उन्हें अस्पताल प्रबंधन की ओर से किसी तरह का सहयोग नहीं मिला। जो कि एक्सपायरी डेट की हैं और जो रखी हुई हैं, उसको बहुत गंभीरता से लेते हुए हमने जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अविलंब जाकर वहां पर स्थल निरीक्षण करें, सभी दस्तावेजों को चेक करें, रिकॉर्ड्स को देखें और इस प्रकार का जो संपूर्ण जो इसकी विवरणी बनाकर हमको तुरंत उपस्थापित करें। डीटीओ ने जांच किया, जांच करके रिपोर्ट निकल कर आई है। उसमें कुछ एक्सपायरी जो दवाइयां हैं उनका विवरणी भी निकल के आया है। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रांची से आ रही है, जहां झारखंड हाई कोर्ट में जज उत्तम आनंद मामले में एक बार फिर सुनवाई की गई। सीबीआई की ओर से कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी गई। ये प्रगति रिपोर्ट थी, जिसे देखकर कोर्ट नाराज हो गया, क्योंकि इस प्रगति रिपोर्ट में कुछ भी नया नहीं लिखा गया था। सीबीआई ने बताया कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा और अगली तारीख कोर्ट में 14 जनवरी की मुकर्रर की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां उत्तम आनंद मामले में प्रगति रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद कोर्ट नाराज नजर आया और एक बार फिर से इस पूरे मामले की अगली सुनवाई की तारीख 14 जनवरी की मुकर्रर की गई है। ये बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं। तो प्रगति रिपोर्ट देखकर हाईकोर्ट नाराज है, क्योंकि इस प्रगति रिपोर्ट में कुछ भी नया नहीं लिखा गया है। सीबीआई ने बताया कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। 14 जनवरी अगली तारीख मुकर्रर की गई है। इस पूरे मामले की सुनवाई एक बार फिर से 14 जनवरी को की जाएगी। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा इस वक्त हमारे साथ रांची से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, आज एक बार फिर सीबीआई की ओर से जो है एक प्रगति रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी गई और प्रगति रिपोर्ट को देखने के बाद ही हाईकोर्ट ने एक पूर्व की तरह ही अपनी नाराजगी जाहिर की। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि आपकी प्रगति रिपोर्ट में, आपकी जांच में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको लेकर कुछ उत्साहजनक रिपोर्ट सामने आए। जिसके बाद सीबीआई ने कहा कि इस मामले पर लगातार हम लोग अपनी जो एक तरीके से जांच जो है वो चल रही है और जल्द ही हम लोग नए खुलासे करेंगे, नए तथ्य सामने लाएंगे। और इसको लेकर हाईकोर्ट को आज सीबीआई की ओर से संतुष्ट करने की कोशिश की गई,
जिसके बाद सीबीआई ने कहा कि 14 जनवरी को जब इस मामले की फिर अगली सुनवाई करेंगे तो उम्मीद है कि आपकी ओर से कुछ ऐसा रिपोर्ट दिया जाएगा जिसको लेकर के इस मामले में एक उत्साहजनक परिणाम सामने आए, कि ऐसा लगे कि जांच में कुछ आगे बढ़ा हो, हर बार पुरानी चीजें सामने नहीं आए। और एक तरीके से साफ कहा गया कि हर बार हम लोग पहले भी देखते आए कि सीबीआई की ओर से जब भी ये प्रगति रिपोर्ट जब भी कोर्ट में सामने सौंपी गई है तो सीबीआई ने हर बार कहा कि जांच में आपका कुछ भी नया नहीं है। यही बात आज दोहराई गई और पहली बार शायद ऐसा लगा कि सीबीआई की ओर से इस मामले में सफाई दी गई कि हम जल्द इस मामले में कुछ ऐसा नया देंगे ताकि एक हाईकोर्ट को ऐसा लगे कि जांच में कुछ जांच की दिशा सही दिशा तरीके से आगे बढ़ रही है और हो सके संभव है शायद 14 जनवरी को जब मामले में फिर अगली सुनवाई होगी तो शायद कुछ नया देखने को मिले। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां झारखंड हाईकोर्ट में जज उत्तम आनंद मामले में एक बार फिर सुनवाई हुई और अब अगली तारीख 14 जनवरी की मुकर्रर की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे सिमडेगा का करडेग प्रखंड सुगंधित चावल और जीरा फूल और साम जीरा बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है। अब यहां के सुगंधित चावल की ब्रांडिंग कुरडेग के नाम से करके समृद्धि की नई कहानी लिखने की तैयारी की जा रही है। इस इलाके में किसानों को उन्नत किस्म के बासमती धान के बीज उपलब्ध कराए गए थे, जिसकी बेहतर उपज हुई है। काले धान से निकलने वाले चावल की खुशबू दूर दूर तक फैलाने के लिए प्रशासन ने कुरडेग में राइस मिल लगाए हैं, जहां धान की प्रोसेसिंग की जाएगी। डीसी खुद पूरे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहां अलग अलग वैरायटी की पैकेजिंग कर कुरडेग नाम से मार्केटिंग की जाएगी। अब जब उसका उत्पादन हो गया है, हमें पता कि अब उसका प्रोक्योरमेंट करना है, तो राइस मिल का भी अधिष्ठापन कुरडेग में ही किया गया है। राइस मिल जो है वो 5 मिनट में 1 क्विंटल जो है वो राइस का वो मिलिंग कर सकता है। और वहाँ जो समिति है, समिति फॉर्म कर दिया गया है। उस एफपीओ को ट्रेनिंग भी दिया जा चुका है। बहुत जल्द हमारे ही जिले के राइस का हमारे ही जिले में जो है वो उसका जो हम लोग पैकिंग करते हुए कुरडेग राइस के नाम से यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो जिला के लिए गर्व की बात रहेगी। सिमडेगा जिला प्रशासन की एक बहुत बड़ी सोच जो 1 साल से चल रही थी, विगत 1 साल के प्रयास के बाद कुरडेग जैसे क्षेत्र में जो प्रखंड मुख्यालय है कुरडेग का, वहाँ राइस मिल की स्थापना की गई है। और बहुत जल्द जो कुरडेग का जो चावल होगा वो पूरे झारखंड में जाएगा और खुशबू बिखेरेगा। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा जिससे चावल लोग खाएंगे, तब याद करेंगे सिमडेगा को कि यहाँ का भी कोई चावल का जो खुशबू है वो बहुत ही खूबसूरत है और मनमोहक है। और जो किसानों को बीज दिए गए थे, उससे जो धान हुए हैं, उस धान को अब उस राइस मिल पर ले जाया जा रहा है। और चावलों की जो पैकिंग होगी वो कुरडेग में ही होगी, और कुरडेग का ही बासमती चावल का जो पैकिंग होगा उधर ही होगा। और इससे क्षेत्र का आर्थिक उन्नति भी होगा, किसान भी खुश होंगे। आने वाले समय में इस चावल को लोग खाएंगे और सिमडेगा का गुण गाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।